ज़ॉम्बीज़ के आने से पहले मैंने 2 सेफ हाउस बनाए। एक मेरी सोसाइटी में, जहां मैंने हर किसी को आने की इजाजत दे दी, क्योंकि ये सेफ हाउस तो मैंने लोगों और ज़ॉम्बीज़ का ध्यान खींचने के लिए ही बनाया था। मेरा असली ठिकाना तो वो सेफ हाउस है जो एक सुनसान कोने में छिपा है। मेरा पुनर्जन्म हुआ है। अपनी पिछली जिंदगी में मुझे ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था। और जानते हो कैसे? मेरी माँ ने तरस खाकर जिन लोगों की जान बचाई थी, उन्हीं ने मुझे बांधकर ज़ॉम्बीज़ की भीड़ में फेंक दिया था। और मेरे भोले भाले माँ बाप, उन पागलों ने उन्हें भी नहीं बख्शा और आखिर में हमारे सेफ हाउस पर कब्जा कर लिया। आज मेरे नए जन्म का पहला दिन है और मैं जानबूझकर अपने पड़ोसियों के सामने पागलों की तरह ढेर सारा डिब्बाबंद खाना और पानी की बोतलें खरीद रहा हूँ। इसके अलावा मैंने मजदूरों को बुलाकर छत को भी पूरी तरह से सील करवा दिया है ताकि वहाँ अपना सारा राशन छिपा सकूं। मेरा एक पड़ोसी है, डोंग शानलियांग। नाम में तो शरीफ है, लेकिन इंसान वो एकदम घटिया है। पिछली जिंदगी में, क्योंकि हम सालों से पड़ोसी थे, तो जब ज़ॉम्बीज़ ने शहर को घेरा तो मेरे माँ बाप ने हमारे घर का राशन डोंग शानलियांग के परिवार के साथ बांट लिया था। यहाँ तक कि मुसीबत के उस वक्त में उन्होंने उसके परिवार को हमारे घर में पनाह भी दे दी। लेकिन बाद में उस डोंग शानलियांग ने सांप बनकर हमें ही डस लिया। हमारा सेफ हाउस और राशन तो छीना ही, ऊपर से मेरे परिवार को बाहर से और राशन लाने के लिए मजबूर किया। एक दिन उसने धोखे से मुझ पर हमला किया, मुझे रस्सियों से बांध दिया और मेरे माँ बाप को धमकी दी कि अगर वो राशन ढूंढने बाहर नहीं गए तो वो मुझे मार डालेगा। आखिरकार मेरी खातिर उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर बाहर जाना ही पड़ा। और बार बार बाहर जाने की वजह से आखिर एक दिन उनका सामना ज़ॉम्बी से हो ही गया। मैं कमरे में कैद था और मुझे नीचे से उनकी दर्दनाक चीखें साफ सुनाई दे रही थी। मैंने अपनी आंखों के सामने उन्हें ज़ॉम्बीज़ का शिकार होते और एक जिंदा लाश बनते देखा। और फिर मैं उनके वहां से भाग निकलने का मोहरा बन गया। जब ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें घेर लिया तो उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया और मुझे ज़ॉम्बीज़ की भीड़ में फेंक दिया ताकि वो खुद बच सके। अब इस जन्म में मुझे ऐसे पागलों की तरह सामान खरीदते देख डोंग शानलियांग एक बड़े बुजुर्ग की तरह ज्ञान झाड़ने लगा। मुझे ताना मारते हुए बोला, अरे जियाओ तियान, ये किस चीज में लगे हुए हो? इतना सारा कबाड़ क्यों खरीद रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, ये सब पैकेट वाला खाना सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। मैंने भी नाटक करते हुए कहा, हाँ डोंग चाचा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये सब मेरे काम आएगा। मुझे लग रहा है कि कुछ ही दिनों में कोई बड़ी आफत आने वाली है, इसलिए मैं पहले से ही थोड़ी तैयारी कर रहा हूँ। मैंने एक झूठी मुस्कान के साथ उसे जवाब दिया, पर इस बीच मेरे फोन पर ऑनलाइन ऑर्डर करने की स्पीड जरा भी कम नहीं हुई। मेरी ये हरकत देखकर डोंग शानलियांग दूसरों के सामने आहें भरते हुए बोला, आजकल के नौजवानों को देखो, ढंग का कोई काम धंधा तो करना नहीं, बस सारा दिन ऑनलाइन शॉपिंग में लगे रहते हैं। डोंग शानलियांग को दूसरों के सामने ये फालतू का दिखावा करते देख मेरे दिल से बस एक ही आवाज आई, बेटा कर ले, जितना नाटक करना है कर ले, कुछ दिनों बाद तुझे ये बकवास करने का मौका ही नहीं मिलेगा। मैंने मन ही मन दिन गिने। ज़ॉम्बीज़ को आने में अब 3 दिन से भी कम का वक्त बचा था। मुझे जल्दी से जल्दी और राशन जमा करना होगा। और हाँ, मुझे ये सब चुपके से नहीं, बल्कि सबके सामने सीना तान कर जमा करना है। मैं चाहता हूँ कि हर एक इंसान को पता चल जाए कि मेरे घर में खाने का जबरदस्त खजाना भरा पड़ा है। यहाँ तक कि मैंने छत पर भी ढेरों राशन भर दिया था। रही बात मेरे माँ बाप की, तो अपने पुनर्जन्म के तुरंत बाद मैंने उन्हें उनके गाँव भेज दिया था। हमारा गांव पहाड़ों के बीच है, वहाँ की जमीन एकदम ऊबड़ खाबड़ है और वहाँ कहीं भी एक छोटा सा गड्ढा खोदो तो वो गुफा बन जाता है। उन गुफाओं में सर्दियों में गर्माहट और गर्मियों में ठंडक रहती है, और अगर साथ में एक तहखाना हो तो वो किसी वरदान वाले सेफ हाउस से कम नहीं है। मेरे जैसे एक पुनर्जन्म लेने वाले इंसान के लिए ये एकदम सही समय, सही जगह और सही दांव है। मेरे माँ बाप अब गाँव में पूरी तरह सुरक्षित हैं, उनकी मुझे कोई फिक्र नहीं। अब बस डोंग शानलियांग नाम के इस मासूम से कमीने के साथ थोड़ा खेल खेलने का वक्त आ गया है। पिछले जन्म की वो खौफनाक यादें आज भी मेरे जहन में ताज़ा हैं। अगर दूसरा मौका मिलने पर भी मैंने अपना बदला नहीं लिया ना, तो ये मेरी फितरत के खिलाफ होगा। जब मैं पागलों की तरह राशन और सामान इकट्ठा कर रहा था, तब मैंने आसपास कई सारे खुफिया कैमरे भी लगा दिए थे, वो वाले जिनसे दूर बैठे बात भी की जा सकती है। एक तरफ तो ये इसलिए था ताकि मुसीबत आने पर मैं आसानी से भाग सकूं, और दूसरी तरफ ताकि मैं चुपचाप उन खूंखार दरिंदों को यहाँ खींच सकूं। पलक झपकते ही 2 दिन बीत गए। अपने हाथों से अपना सेफ हाउस तैयार करने के बाद रात के अंधेरे में, जब किसी का ध्यान नहीं था, मैं अपनी गाड़ी लेकर सीधा अपने माता पिता के पास निकल गया।
पहाड़ी रास्तों की उन भूल भुलैया जैसी घुमावदार सड़कों से होते हुए मैंने अपनी गाड़ी रोकी। फिर कुछ और ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पार करने के बाद मैं आखिरकार अपने पुश्तैनी गांव की उस पुरानी गुफा तक पहुंच ही गया। मेरे बहुत जोर देने पर उस गुफा के बाहर मिट्टी के बड़े बड़े टीले बना दिए गए थे। दूर से देखने पर कोई सोच भी नहीं सकता था कि वहाँ कोई गुफा है। बाहर के उन मिट्टी के टीलों को पार करने के बाद वहाँ बैंक जैसी तगड़ी ब्लास्ट प्रूफ तिजोरी वाले दरवाजे और शीशे लगे थे। हाई वोल्टेज वाले बिजली के तार बिछे थे और अंदर के कमरों की दीवारों को पूरी तरह से लोहे जैसा मजबूत कर दिया गया था। लेकिन जाहिर है ये सब तो बस दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए था। असली सेफ हाउस तो जमीन के नीचे था, एक ऐसे खुफिया तहखाने में जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। वो तहखाना आगे एक और बड़े गोदाम से जुड़ा था। उस गोदाम और तहखाने के बीचों बीच 2 पुरानी और खंडहर हो चुकी सुरंगें भी थीं, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो छुपने में आसानी हो। मैंने उन सुरंगों, गोदाम और तहखाने के अंदर भारी मात्रा में आलू, पीने का साफ पानी और जरूरत का सारा सामान भर दिया था, ताकि अगर कोई एक रास्ता बंद भी हो जाए ना तो मैं किसी दूसरी जगह से निकल सकूं। कहते हैं ना, होशियार इंसान हमेशा बैकअप प्लान रखता है। ये मेरी दूसरी जिंदगी है। अगर मैं इतना भी इंतजाम नहीं कर पाया ना तो पिछले जन्म में मेरा मरना ही तय था। ये सब निपटाने के बाद सुबह होने से ठीक पहले मैं चुपके से अपनी सोसाइटी में वापस आ गया। हालांकि मैं पूरी तरह से थक चुका था और मेरा दिमाग भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था, लेकिन फिर भी मुझे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। आखिर अपने ही हाथों से अपने दुश्मनों को तड़पा तड़पा कर मारने से ज्यादा मजा और किस चीज में है। कल जो होना है वो होकर रहेगा, यही सोचकर मैं सुबह तक गहरी नींद में सो गया। आंख खुलते ही मैंने अपना फोन उठाया और स्क्रीन पर मुझे एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज दिखाई दे रही थी। शहर और आसपास के इलाकों में इंसानों के एक दूसरे को काटने और एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारी की भयानक खबरें आ रही थी। हालांकि एक्सपर्ट्स बार बार यही कह रहे थे कि ये बस कुछ ही मामले हैं और जल्द ही सब कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन आम जनता घबराकर पागलों की तरह सुपरमार्केट में सामान लूटने के लिए दौड़ पड़ी थी। मैं न्यूज देख रहा था और ना चाहते हुए भी मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। इस वक्त सुपरमार्केट जाना, अगर गलती से भी वहाँ कोई इन्फेक्टेड इंसान हुआ ना तो इतनी भारी भीड़ में कौन जिंदा बच पाएगा। और फिर ठीक एक दिन बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। शहर में भयानक तरीके से ज़ॉम्बी वायरस फैल गया। सबसे पहले शिकार वही लोग हुए जो वायरस फैलने के बाद भी घरों से बाहर भाग रहे थे। अब वो सब बिना दिमाग वाले जिंदा लाशों की तरह अपनी नजर के सामने आने वाली हर जिंदा चीज पर हमला कर रहे थे। मैं बस अपनी खिड़की पर खड़ा ये सब तमाशा देख ही रहा था कि तभी मुझे अपने दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। धक धक धक। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सामने मेरा वो हरामी दुश्मन डोंग शानलियांग खड़ा था। और जब मैंने उसके पीछे देखा, बाप रे, वहाँ तो लोगों की पूरी फौज खड़ी थी। मैंने डोंग शानलियांग की तरफ दोबारा घूर कर देखा। वो कमीना एकदम शरीफ और मासूम सा चेहरा बनाए खड़ा था। अंदर ही अंदर मुझे कुछ अजीब सा लगा। ये सब मेरे पिछले जन्म की यादों से अलग कैसे है? क्या कहानी बदल गई है? अरे जियाओ तियान मेरे भाई, कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें कहते सुना था न कि कोई बड़ी आफत आने वाली है, तो मैंने सोचा कि रिस्क लेने से अच्छा है तुम्हारी बात मान ली जाए। मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को एक साथ बुला तो लिया है, लेकिन यार मेरे पास भी घर में इतना राशन नहीं बचा है। जरा अपने यहाँ तो देखो। ये कहते हुए उसकी लालची नजरें लगातार मेरे घर के अंदर झांक रही थी और उसने वो देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। मेरे लिविंग रूम में खाने के डिब्बों और ब्रेड का पूरा पहाड़ लगा हुआ था, जिसे देखते ही उन सब की आंखें फटी की फटी रह गई। बस फिर क्या था, पल भर में ही उन सारे लालची भेड़ियों की असलियत सामने आ गई। अरे वाह, सीओटीएन तो सच में कमाल है। पहले से ही इतनी सारी चीजें तैयार कर ली। हाँ हाँ बिल्कुल, ए फ्लैट तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। भाई डांग शांगियांग का भी जवाब नहीं। उन्हें पता था ना कि यहाँ इतनी बढ़िया सेफ हाउस है। सही कहा, अब तो हमारी जान बच गई। ये कहते कहते वो सब अंदर जाने लगे। ये सब देखकर मेरी हंसी छूट गई। सही कहते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सब। सीओटीएन देखो, हम तो पड़ोसी हैं ना, डांग शांगियांग ने हिचकी काटे हुए कहा। मुझे तो सोचने की जरूरत ही नहीं थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो यही चाहता था ना कि अपने सारे रिश्तेदारों और दोस्तों को यहाँ मेरे पास ठूंस दे। पर कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पीछे जो घर था वो कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं था जैसा वो सोच रहे थे। मेरे पीछे तो उनकी मौत का पिंजरा था।
डांग शांगलियांग अपने सारे रिश्तेदारों को ले आया था। और मुझे भी तो यही चाहिए था। ये सोचते हुए मैंने जल्दी से अन सब का अंदर स्वागत किया और घर के सारे कमरों के दरवाजे खोल दिए और उनसे कहा कि वो अपनी मर्जी से कोई भी कमरा चुन ले। आइए आइए, आप सब डांग भाई के रिश्तेदार हैं। तो इसका मतलब आप सब मेरे भी रिश्तेदार हुए। अंदर आइए, बिल्कुल अपना ही घर समझिए, आराम से बैठिए। मेरी ये बात सुनते ही डांग के लालची रिश्तेदार, जो पहले से ही बेचैन थे, उन्होंने मेरे घर में पूरी तरह से उत्पात मचा दिया। यहाँ वहाँ छनबीन करने लगे और देखते ही देखते पूरे घर में हल्ला गुल्ला मच गया। जब सबने अपने अपने रहने की जगह ढूंढ ली तो ये देखकर डांग शांगलियांग इतना खुश हुआ कि उसकी बत्ती सी बैंड ही नहीं हो रही थी। उसने चुपके से मेरी तरफ देखा और जब उसको लगा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो फिर से बड़े बुजुर्गों की तरह ज्ञान बांटने लगा। सियोटियन, देखो, बुरा मत मानना मेरी बात का, लेकिन जब तुम्हें पहले से पता था कि ज़ॉम्बीज आने वाले हैं तो तुम्हें थोड़ा बड़ा घर तैयार करना चाहिए था ना। हो सके तो एक पूरी बिल्डिंग हाई ले लेते ताकि यहाँ सबको अपना अपना अलग कमरा मिल जाता। तब इस तरह की भीड़ भाड़ थोड़ी न होती। ये फ्लैट देखो, बेड और सोफा सब लोगों से भरे पड़े हैं। और कुछ लोगों को तो जमीन पर ही सोना पड़ रहा है। उसकी ये बातें सुनकर मेरी हंसी छूटने लगी, पर मैंने अपनी खुशी छुपाते हुए कहा, डांग भाई, आपने बिल्कुल सही कहा, अगली बार पक्का ध्यान रखूंगा। और हाँ डांग भाई, अगर आपको यहाँ किसी भी चीज की कमी लगे तो सीधे मुझे बताना, बिना सोचे समझे बस मेरे पास से ले जाना। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है। भले ही उसके मुंह से ये निकल रहा था, लेकिन वहाँ से जाते वक्त डांग शांगलियांग ने चुपचाप कैन फूड का एक पैकेट चुरा ही लिया। उसके बाहर जाते ही और दरवाजा बैंड होते ही मेरी आंखों में एक खूंखार चमक आ गई। कोई बात नहीं, कल के बाद तुम सबको समझ आएगा कि असली भौकाल और मौत का डर क्या होता है। रात के वक्त जब सब घोड़े बेचकर सो रहे थे, मैं अकेले चुपचाप घर से निकल गया। मैंने अपने फोन पर सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरा चेक किए। जब मुझे पूरी तरह से सिर्फ रास्ता मिल गया, तो मेन दूर खोल कर धीरे से बाहर निकल गया। सोसाइटी में ही मैंने अपनी एसयूवी पार्क कर रखी थी। और बिना हेडलाइट्स ऑन किए मैं तेजी से उसको भगा ले गया। सोसाइटी से दूर आने के बाद मैंने गाड़ी हाईवे पर डाल दी और अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। ठीक उसी वक्त मैंने जो रेनोवेशन के वक्त अपना छुपा हुआ जाल बिछाया था, जिसे मैं फोन से कंट्रोल कर सकता था, अब उसको उस करने का वक्त आ गया था। मैंने बस फोन पर एक तप किया, और अचानक सोसाइटी की वो बिल्डिंग रोशनी से जगमगा उठी। बाहर की दीवारों पर लगी लेड लाइट्स चमचमने लगी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि क्या बताऊं। अंधेरे में ज़ॉम्बीज की आंखें वैसे भी ठीक से काम नहीं करती, उन्हें ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता। इसीलिए मैंने पहली रात में ही भाग निकलने का फैसला किया था, क्योंकि जितनी देर रुको ज़ॉम्बीज उतने ही बढ़ते जाते और बाद में तो मेरा वहाँ से निकलना ही नामुमकिन हो जाता। तो जैसे ही वो लाइट्स अचानक से ऑन हुई, अन ज़ॉम्बीज के लिए वो किसी अंधेरी रात में समुंदर के लाइट हाउस जैसी बन गई थी। हजारों ज़ॉम्बीज लंगड़ाते और घिसते हुए, लेकिन एकदम लगन के साथ यूएसएसआई सोसाइटी की तरफ बढ़ने लगे। और तब तक मेरी गाड़ी पहाड़ों में पहुंच चुकी थी। सूरज बस निकलने ही वाला था। मुझे डर था कि कहीं कोई कार की लाइट देखकर मेरे पीछे ना आ जाए, इसलिए पूरे रास्ते मेरी सांसें अटकी हुई थी। जब गाड़ी पहाड़ियों के बीच पहुंची, तब मैं नीचे उतरा और पैदल ही आगे बढ़ा। और जब तक मैं घर पहुंचकर तहखाने में नहीं घुस गया, तब जाकर मेरे माता पिता ने चैन की सांस ली। बेटा, जब पता है कि बाहर इतना खतरा है तो बाहर जाने की क्या जरूरत थी। माँ, अब रहने भी दो, तुम अब बड़े हो गए हो, हम तुम्हें रोक नहीं सकते। खैर, बस इतना याद रखना कि कोई भी खतरा दिखे तो बस दूर भाग जाना। फिर माँ मेरे लिए खाना लाने रसोई में चली गई। ये देखकर मेरा दिल भर आया। पास ही खड़े पिताजी ने यूं तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों की चिंता छिप नहीं पा रही थी। भरपेट खाने पीने के बाद मैंने अपने फोन पर कैमरे चालू किए। देखा तो मेरे पुराने घर में काफी चहल पहल मची हुई थी। सुबह सुबह उठकर जब सबने इधर उधर देखा, तब जाकर उन्हें पता चला कि मैं तो वहाँ से गायब हूँ। और उससे भी बड़ी मुसीबत ये थी कि नीचे ज़ॉम्बीज ने इमारत को 3 घेरों में अंदर और 3 घेरों में बाहर से पूरी तरह घेर लिया था। मैंने बाहर लगे कैमरे चालू करके सोसाइटी का नजारा देखा तो पता चला कि सोसाइटी की सड़कों पर अब पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ ज़ॉम्बीज का ही कब्जा था।
ये देखकर मैंने चैन की सांस ली। सब कुछ बिल्कुल मेरे प्लान के हिसाब से ही हो रहा था। इस वक्त मेरे घर पर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ था। लोग पहले तो मेरे अचानक गायब होने से बुरी तरह घबराए हुए थे, और जब उन्हें पता चला कि पूरी बिल्डिंग ज़ॉम्बीज से घिरी हुई है और कुछ ज़ॉम्बीज तो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो वहाँ अफरा तफरी मच गई। जब डोंग शानलियांग मेरे कमरे में घुसा तो उसके चेहरे की वो पहले वाली अकड़ बिल्कुल गायब हो गई और उसकी जगह एक खौफनाक मायूसी छा गई। अब अगर आप फोन खोलकर देखें तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ ज़ॉम्बीज की ही खबरें छाई हुई थीं। सड़कों पर हर तरफ खून ही खून फैला था। ज़ॉम्बीज की डरावनी चीखें और बचे हुए लोगों का रोना तड़पना सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए, दिल में अजीब सी घबराहट हो रही थी। जाहिर है खबरों का ये हाल सिर्फ मुझे ही नहीं, डोंग शानलियांग और उन लोगों को भी पता था। शायद डोंग शानलियांग और बाकी लोगों ने इतना शोर मचाया था कि नीचे मौजूद ज़ॉम्बीज को भनक लग गई कि ऊपर लोग हैं, और वो और भी ज्यादा खूंखार हो गए। वो एक के ऊपर एक चढ़कर ऊपर आने की कोशिश करने लगे, पर शुक्र है कि ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा नहीं थे, और वैसे भी वो लोग ऊपर की मंजिलों पर थे, इसलिए ज़ॉम्बीज इतनी जल्दी ऊपर नहीं पहुंच सकते थे। ये देखकर सबने मानो चैन की सांस ली। माना कि बाहर बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन फिलहाल के लिए वो लोग सुरक्षित थे। तभी डोंग शानलियांग ने कहा, भाइयों, इस वक्त बाहर हर तरफ ज़ॉम्बीज हैं, हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब तक हम बाहर नहीं जाते तब तक हम पूरी तरह से महफूज हैं। बस शांति से बचाव दल का इंतजार करो। एक ही पल में डोंग शानलियांग सबका लीडर बन बैठा और सब पर हुक्म चलाने लगा। उसके कहने पर डोंग का परिवार भी अब शांत लग रहा था। उन्होंने मेरे जमा किए हुए राशन के डब्बे एक एक करके खोलने शुरू कर दिए और पेट भरकर खाने लगे। उनकी यह हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हर किसी को 8-8 पकवान चाहिए हो। मैंने निराशा से अपना सिर हिलाया। ऐसे वक्त में भी इन्हें राशन बचाने की कोई अक्ल नहीं है। सच में मौत का फरिश्ता इन्हें बुलाने आए, उससे पहले ही ये लोग खुद अपनी मौत को बुलावा दे रहे थे। रात का वक्त हो चला था। खाना खाने के बाद मेरे माता पिता आराम करने चले गए और मैं चुपके से बाहर निकल गया। मैंने अपनी दूरबीन और नाइट विशन चश्मा साथ लिया और आसपास के इलाके की निगरानी करने लगा। हालांकि यह जगह काफी सुनसान थी और यहाँ कोई आता जाता भी नहीं था, लेकिन फिर भी क्या पता क्या हो जाए। मैंने अपने खरीदे हुए डंडे को कसकर पकड़ा और चक्कर लगाता रहा। फिर मैंने अपना फोन खोलकर देखा। मैंने देखा कि सब लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कोई QR कोड स्कैन करके अपना पता रजिस्टर करना है। उसमें लिखना है कि अभी आपके पास कितना खाना बचा है और बाद में ड्रोन के जरिए समय समय पर राशन भेजा जाएगा। देखते ही देखते बचे हुए बहुत सारे लोगों ने इसे शेयर करना शुरू कर दिया और सबको जल्दी से फॉर्म भरने के लिए कहने लगे, पर मैंने रजिस्टर नहीं किया। एक तो मेरे पास यहाँ पहले से ही बहुत राशन है, तो सोचा कि ये चीजें उनके लिए छोड़ दूं जिन्हें सच में इसकी जरूरत है। और दूसरी बात ये है कि मुझे पक्का नहीं पता कि ये खबर सच भी है या नहीं। अगर किसी बुरे इरादे वाले इंसान ने जानबूझकर इसे फैलाया हो सिर्फ लोगों को फंसाने के लिए, तो फिर खेल बड़ा मजेदार हो जाएगा। बाहर एक चक्कर लगाने के बाद जब मुझे कुछ अजीब नहीं लगा तो मैं वापस जाकर सो गया। अगले दिन मेरी आंख भी नहीं खुली थी कि मुझे खाना पकने की खुशबू आने लगी। आंखें खोली तो देखा कि मम्मी पापा ने पूरे दिन का खाना बनाकर तैयार भी कर दिया है। खाना खाते खाते मैंने अपना फोन खोला और देखा कि न्यूज अभी तक अपडेट ही नहीं हुई है। ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं थी। हालात अब इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि अब कोई जरूरी जानकारी भी नहीं मिल पा रही। फिर मैंने अपनी सोसाइटी और अपने कमरे के कैमरे दोबारा चालू किए और देखने लगा। डोंग परिवार रात भर ठीक से सो नहीं पाया था। आधी रात को जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि पूरी इमारत की लाइटें अंधेरे में कितनी तेज चमक रही हैं। और फिर उन्हें याद आया कि मैं तो कब का वहाँ से गायब हूँ। अब तो कोई बेवकूफ भी समझ जाएगा कि सोसाइटी में इतने सारे ज़ॉम्बी कहाँ से आ गए, और वो भी सिर्फ बिल्डिंग के नीचे ही क्यों जमा है। मैंने अपने फोन पर नजर डाली। अरे बाप रे, इतनी सारी मिस्ड कॉल्स। तभी मेरा फोन फिर से बजने लगा। नाम देखा तो डोंग शानलियांग की कॉल थी। फोन साइलेंट पर था तो वो चाहे जितनी मर्जी कॉल कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई आवाज नहीं आ रही थी। कैमरे में उन्हें घबराहट के मारे परेशान होते देखकर मेरी तो हंसी छूट गई। बिल्कुल यही डिजर्व करते हैं ये लोग। थोड़ी ही देर में उन्हें पता चल जाएगा कि जो राशन वो सोच रहे हैं उसमें सिर्फ ऊपर का हिस्सा ही असली है, नीचे तो बस रेत और पत्थर भरे हैं। जब उन्हें मेरे साथ खेल खेलना ही था तो मैं उनके लिए पूरा राशन छोड़कर क्यों जाता। अब इस भूखमरी के हालात में मैं भी तो देखूं कि वो क्या करते हैं। और वैसे भी अब सीढ़ियों का रास्ता भी सुरक्षित नहीं रहा।
मैंने कैमरे में देखा कि सीढ़ियों तक भी ज़ॉम्बी पहुंच चुके हैं, लेकिन बाहर के कैमरे में मुझे साफ दिख रहा था कि बिल्डिंग का मेन गेट तो टूटा ही नहीं है। तो फिर ये ज़ॉम्बी अंदर घुसे कैसे? कैमरे को दाएं बाएं घुमाकर देखा, तब जाकर मेरे दिमाग की बत्ती जली। असल में कल ज़ॉम्बी एक दूसरे के ऊपर चढ़कर किसी पिरामिड की तरह तीसरी मंजिल तक पहुंच गए थे। उससे ऊपर वो जा नहीं पाए, लेकिन तीसरी मंजिल की खिड़की पर कोई लोहे की ग्रिल नहीं लगी थी और उनके भारी वजन के दबाव से शीशा टूट गया और बस इसी रास्ते से ज़ॉम्बी बिल्डिंग के अंदर घुस गए। और ये डोंग शान लियांग ना जाने कब मेरे घर में आकर घुस गया था। शायद उसे डर था कि उसका खाना कम पड़ जाएगा इसलिए आ गया, या फिर सोचा होगा कि झुंड में डर कम लगेगा। पर अफसोस, वो तो मेरा सबसे पहला शिकार है। वो कहीं भी छुप जाए, मैं उसे आसानी से तो जीने नहीं दूंगा। दरवाजे पर जो कैमरा लगा है वो ऐसा है जिसमें से आवाज भी आ सकती है। मैंने अपने फोन पर बस कुछ बटन दबाए और अचानक कैमरे से एक सुरीला गाना बजने लगा। आवाज सुनते ही सीढ़ियों वाले ज़ॉम्बीज को जैसे अपना टारगेट मिल गया। वो एक के बाद एक ऊपर की तरफ भागने लगे। दरवाजे के पास पहुंचकर वो पागलों की तरह उसे पीटने लगे। वो धड़ धड़ की आवाज सुनकर ही किसी के भी पसीने छूट जाएं। कमरे के अंदर बैठे लोगों की तो डर के मारे जान ही निकल गई। डोंग शान लियांग भी घबराहट में इधर उधर चक्कर काटने लगा, पर अब वो कर भी क्या सकते थे? बाहर हर तरफ से ज़ॉम्बीज ने उन्हें घेर लिया था। क्या अब वो उड़कर भागने वाले थे? और ठीक उसी वक्त कमरे में बैठा एक आदमी अचानक से रोने लगा। उसके रोने की आवाज ने ज़ॉम्बीज को और पागल कर दिया। वो और भी खूंखार तरीके से दरवाजा तोड़ने लगे और इस रोने की आवाज से अंदर बैठे बाकी लोगों का खौफ और भी ज्यादा बढ़ गया। चुप कर, और रोया ना तो बाहर ज़ॉम्बीज के आगे फेंक दूंगा। पता नहीं किसने जोर से चिल्लाकर कहा। ये सुनकर वो आदमी और भी जोर जोर से रोने लगा और तभी उसके माँ बाप भी बीच में आ गए। अरे वो बस डरा हुआ है, तुम लोग उसके पीछे क्यों पड़े हो? जो परिवार कभी बहुत प्यार से रहता था वो अब आपस में ही लड़ने मरने पर उतारू हो गए थे। ये देखकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। इस जानलेवा संकट में इंसानियत और कायदे कानून सब खत्म हो चुके थे। तो अब इस पूरे परिवार का फैसला मैं करूंगा। जो भी गलतियां इन्होंने पहले की हैं, अब उनका हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। मैंने अपने फोन में सीसीटीवी का माइक ऑन किया और उस आदमी के लिए अपनी मौत की सजा सुनानी शुरू की। मुझे उस आदमी की शक फूटी आंख नहीं सुहाती। मुझे एक ऐसा जवाब दो जिससे मुझे तसल्ली मिले। अगर तुम लोग ज़ॉम्बीज का खाना नहीं बनना चाहते हो। मेरी बात खत्म होते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सब ऐसे चुप हो गए जैसे किसी ने उनकी जुबान काट ली हो। वो सब इधर उधर आवाज ढूंढने लगे। फिर उन्हें समझ आया कि मैं कैमरे के जरिए बोल रहा हूँ। इंसान बहुत मतलबी होता है, खासकर तब जब उसकी खुद की जान पर बनाई हो। डोंग शान लियांग भी ऐसा ही था, और बाकी के डोंग परिवार वालों के बारे में तो क्या ही कहना। कुछ पल की खामोशी के बाद सबने उस आदमी और उसके परिवार की तरफ घूरना शुरू कर दिया। किसी की आंखों में तरस था, किसी में नफरत, तो कोई बिल्कुल सुन्न था। हर चेहरे पर अलग ही भाव था। यह आदमी जब से इस घर में घुसा था, इसने सबसे अच्छे कमरे पर कब्जा कर लिया था। खाना खाते वक्त सारा मीट अपने कटोरे में भर लेता था और फिर 2 निवाले खाकर अगर स्वाद पसंद नहीं आता तो सीधा कूड़ेदान में फेंक देता था। उसकी इन घिनौनी हरकतों ने सबको अंदर ही अंदर भड़का रखा था। बस अपने ही रिश्तेदार हैं ये सोचकर सब खून का घूंट पीकर रह जाते थे। लेकिन अब जब इस बेवकूफ की वजह से सबकी जान खतरे में थी तो फिर कोई इस पर रहम क्यों खाता? अरे ओ पापी, कीड़े पड़ेंगे तुझे, तू तड़प तड़प कर मरेगा। हमारा दाज हवांग इतना प्यारा है, तेरी आखिर दुश्मनी क्या है हमारे बच्चे से? वो परिवार मुझे गालियां बकते हुए अपने उस नालायक बेटे को पीछे छुपा रहा था। शायद उन्हें अभी भी हालात की गंभीरता समझ नहीं आ रही थी। उन्हें मौत के मुंह में खड़े होकर भी गालियां बकते देख मेरी तो हंसी छूट गई। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपने फोन पर कुछ बटन दबाए और उस दरवाजे का इलेक्ट्रॉनिक लॉक दूर से ही खोलने लगा। रिमोट अनलॉकिंग चालू है, कृपया पुष्टि करें कि आप दरवाजा खोलना चाहते हैं। लॉक की वो मशीन वाली आवाज गूंजते ही सबकी तो जैसे जान ही निकल गई। सब पत्थर की तरह जम गए। सिर्फ डोंग शान लियांग ही तुरंत हरकत में आया। वो चीते की रफ्तार से भागता हुआ सीधा उस परिवार के सामने पहुंचा और बिना कुछ सोचे समझे उसने उस आदमी पर लात घूंसों की बरसात कर दी। मार मार कर उसने उस आदमी का मुंह सुजा दिया। उसकी इस हरकत से वो परिवार बुरी तरह भड़क गया, खासकर उसकी माँ, जो जमीन पर धड़ाम से बैठ गई और छाती पीट पीट कर रोने चिल्लाने लगी। क्या तू हम सबको एक साथ मरवाना चाहता है? डोंग शान लियांग जोर से दहाड़ा और बस एक पल में उसने खुद को सबका मसीहा साबित कर दिया।
उसकी बातें सुनकर डा झवांग का परिवार तो जैसे सबसे बड़ा मुजरिम बन गया और दोंग शान लियांग वो बन गया सबकी जान बचाने वाला हीरो जो सीना तान कर सबके लिए खड़ा था। बाकी के दोंग परिवार वाले जो पहले थोड़ा हिचकिचा रहे थे, शान लियांग की बातें सुनकर तुरंत उसके पाले में आ गए। कुछ लोगों ने तो आगे बढ़कर डा झवांग के माँ बाप को पीछे खींचा और डा झवांग को जमीन पर पटक कर बुरी तरह पीटने लगे। इन सब का सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी भी तरह मुझे मना ले ताकि मैं वो दरवाजा न खोलूं, ताकि वो ज़ॉम्बीज़ अंदर न आ सके। कुछ ज्यादा ही होशियार लोग तो दौड़कर दरवाजे के पीछे चले गए और भारी भारी सामान से दरवाजा जाम करने लगे। उन्हें डर था कि कहीं मैं सच में दरवाजा न खोल दूं। डा झवांग और उसके परिवार की यह दुर्दशा देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा था। वाह, बहुत बढ़िया, ऐसे ही मारते रहो, लेकिन दरवाजे के पीछे से वो सामान हटाओ। मुझे ज्यादा होशियारी दिखाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। ये कहकर मैंने कैमरे का माइक बंद कर दिया। हालांकि मुझे पता था कि वो इतनी आसानी से मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन इससे उनके बीच कुछ मनमुटाव तो पैदा हो ही सकता है। इन दिनों मेरा मिजाज काफी बढ़िया है। दिन में कैमरे पर उनकी दुर्दशा देखना और रात को बाहर जाकर मुआयना करना। दिन ऐसे ही कट रहे हैं। अब डोंग शानलियांग समेत डोंग परिवार के लोग बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। बचा खुचा ब्रेड और डिब्बाबंद खाना खत्म होने के बाद उन्होंने डिब्बे के बचे हुए रस में थोड़ा पानी मिलाकर पीना शुरू कर दिया है। सब कुछ खत्म होते देख डोंग परिवार ने एक बार फिर मुझे दिखा दिया कि असली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या होता है। खाने की किल्लत की वजह से डोंग शानलियांग की नजर एक कमजोर परिवार पर टिक गई। इस परिवार में बस एक पति पत्नी थे जो दिखने में काफी दुबले पतले लग रहे थे। बाकी लोगों ने पलक झपकते ही उन्हें दबोच लिया। वो आदमी लगातार रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन डोंग शानलियांग ने शर्त रखी कि उन्हें छोड़ा जा सकता है, पर उसके लिए पति को जाकर ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाना होगा। अगर ज़ॉम्बीज़ वहाँ से चले गए तो डोंग परिवार बाहर जाकर खाना ढूंढ सकेगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो लोग उन दोनों को ही अपना निवाला बना लेंगे। डोंग शानलियांग की ये बात सुनकर सबने तुरंत सिर हिलाया और उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। उधर उस पति पत्नी के चेहरे की तो जैसे हवाएं ही उड़ गईं। दरवाजे के बाहर ज़ॉम्बीज़ के गुर्राने की आवाजें अभी भी आ रही थी। ऐसे वक्त में बाहर जाकर ज़ॉम्बीज़ को भटकाने का अंजाम क्या होगा, ये सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है। बाहर जाकर ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाने पर शायद उन दोनों के जिंदा बचने की कोई उम्मीद बच जाए। हालांकि ये उम्मीद ना के बराबर थी, लेकिन अगर वो नहीं गया तो तय था कि दोनों डोंग परिवार का खाना बन जाएंगे। आखिरकार उस आदमी ने अपना दिल कड़ा किया और खुद जाने का फैसला किया। वहीं उसकी पत्नी कमरे में बंधक बनकर रह गई। डोंग शानलियांग ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा कि वे सब भी मजबूरी के मारे हैं। वो रोने का नाटक करते हुए लोगों से चादरों की रस्सी बनवाने लगा ताकि उस आदमी को नीचे उतारा जा सके। उसे हिदायत दी गई कि वो खिड़की तोड़कर अंदर जाए और दरवाजा खोलकर ज़ॉम्बीज़ को इमारत से बाहर ले जाए। इस तरह अगर वो ज़ॉम्बीज़ के हत्थे चढ़ भी गया तो भी वो नीचे से ऊपर नहीं आ पाएंगे। उस आदमी को उसी तरह लटकाकर नीचे उतार दिया गया। ऐसा लग रहा था कि उसकी किस्मत थोड़ी मेहरबान थी। खिड़की तोड़ने के बाद वो जिस घर में गया वो खाली लग रहा था और वहाँ कोई ज़ॉम्बी भी नहीं था। उसने घर में इधर उधर नजर दौड़ाई और हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोल दिया। शायद मैंने जो म्यूजिक बजाया था वो उस सुनसान दालान में कुछ ज्यादा ही तेज गूंज रहा था। उस वक्त दालान के लगभग सारे ज़ॉम्बीज़ मेरे दरवाजे पर ही इकट्ठा हो चुके थे। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही वो आदमी अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा और वही हुआ जिसका डर था। उसकी आवाज सुनते ही वो सारे ज़ॉम्बी खून की प्यासी शार्क मछलियों की तरह उस पर टूट पड़े। मैंने कैमरे में देखा कि जो ज़ॉम्बी मेरे दरवाजे पर थे वे भी उस आवाज की तरफ खींचे चले गए। सब नीचे की तरफ भागे। देखते ही देखते मेरे दरवाजे पर बस 2-3 ज़ॉम्बीज़ ही रह गए। बाकी सारे उस आदमी के पीछे लग गए और वो आदमी बुरी तरह चीखने चिल्लाने के बाद अंडरग्राउंड पार्किंग की सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। वो लगातार चिल्लाता और भागता जा रहा था और उसके पीछे ज़ॉम्बीज़ का एक काला सैलाब उमड़ पड़ा था। पर उसकी बदकिस्मती देखो, अचानक उसके सामने से भी ज़ॉम्बीज़ आ गए। उस नौजवान को तब जाकर एहसास हुआ कि उस अंधेरी पार्किंग में भी ढेरों ज़ॉम्बीज़ छुपे थे। इस वक्त तक उसकी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। उसने सोचा था कि इस अंधेरी पार्किंग में ज्यादा ज़ॉम्बीज़ नहीं होंगे और किस्मत ने साथ दिया तो शायद उसे बाहर निकलने के लिए कोई गाड़ी मिल जाए। पता नहीं कहां से उसके हाथ एक बेसबॉल बैट लग गया था। वो खुद की हिम्मत बढ़ाने के लिए पागलों की तरह दहाड़ रहा था। तभी उसने एक जोरदार वार से अपने सामने आए ज़ॉम्बी को ढेर कर दिया। ज़ॉम्बीज़ अलग अलग दूरी पर थे।
जो इक्का दुक्का ज़ॉम्बीज उसके करीब आए उसके बैट के वार से वे सारे के सारे वहीं ढेर हो गए। लेकिन अब उस आदमी की ताकत पूरी तरह से खत्म होने वाली थी। पता नहीं उसने देखा ही नहीं या फिर देखकर भी बचने की ताकत नहीं बची थी उसमें। और आखिरकार गलती से एक ज़ॉम्बी ने उसे काट ही लिया। मैं तुम सबको मार डालूंगा, उसकी एक दर्दनाक चीख के साथ ही और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसे घेरने लगे। देखते ही देखते उन ज़ॉम्बीज ने उस पति को पूरी तरह से नोच डाला। और ठीक उसी वक्त कमरे में छिपे डोंग परिवार ने भी यह खौफनाक नजारा देखा, क्योंकि उन्होंने उस पति से शर्त रखी थी कि बाहर जाते वक्त उसे अपने फोन से पूरे वक्त लाइव स्ट्रीम चालू रखनी होगी। उन्हें भी डर था कि कहीं वो पलटकर उन पर ही भारी न पड़ जाए। जब उन्होंने देखा कि ज़ॉम्बीज का काम तमाम हो चुका है और वो पूरी तरह से ढेर हो गए हैं, तो उनमें से कुछ लोग खुशी से चिल्लाने लगे, जैसे उन्हें ज़ॉम्बीज से निपटने का और जिंदा बचने का तरीका ढूंढ लिया हो। आपस में काफी बातचीत करने के बाद सबने मिलकर बाहर धावा बोलने का फैसला किया, ताकि खाना और छिपने के लिए एक नया ठिकाना ढूंढ सके। अब उन सबके हाथों में हथियार आ चुके थे और दरवाजा खुलते ही बचे हुए 3 ज़ॉम्बीज उन पर झपट पड़े। इस वक्त डोंग परिवार वाले ऐसे लड़ रहे थे जैसे कोई महान योद्धा हो। धड़ाधड़ लाठियां बरस रही थी। उन्होंने पूरी ताकत से ज़ॉम्बीज की जमकर धुलाई कर दी और सच में बस 2-4 वार में ही उन्होंने ज़ॉम्बीज को ढेर कर दिया। कैमरे में ये सब देखकर मेरी तो बोलती ही बंद हो गई। घर की रखवाली के लिए किसी को भी नहीं छोड़ा। पागलों की तरह सब एक साथ बाहर भाग रहे थे, जैसे खुद ही मरने की जल्दी हो। कैमरे में मैं उन्हें एक बड़ी टोली बनाकर तेजी से ग्राउंड फ्लोर की तरफ भागते हुए देख रहा था। रास्ते में जो भी अकेला ज़ॉम्बी दिखा उन्होंने सबको मार गिराया। ये देखकर मेरे दिमाग में एक अजीब सा सवाल उठा, क्या मेरे पुनर्जन्म लेने के बाद इस डोंग परिवार की फितरत भी बदल गई है? जो लोग हमेशा से इतने मतलबी और मौत से डरने वाले कायर थे, वो अचानक इतने हिम्मत वाले कैसे बन गए? अचानक मुझे कुछ गड़बड़ लगी। डोंग परिवार का एक आदमी धीरे धीरे सबसे पीछे छूट रहा था और उसकी हालत अजीब होती जा रही थी। उसके चलने की रफ्तार लगातार धीमी पड़ने लगी थी। ऐसे में किसी का भी ध्यान उस पर नहीं जाता और वैसे भी अभी डोंग परिवार के लोगों पर जोश सवार था। उन्हें बस जल्दी से राशन और सामान ढूंढना था। किसी को उसकी परवाह कहाँ थी। जैसे ही उस आदमी के कदम रुके, उसका शरीर बुरी तरह से कांपने लगा और वो किसी कीड़े की तरह तड़पने लगा। कैमरे में ये खौफनाक नजारा देखते हुए मेरा उन्हें आगाह करने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार मेरी नजर में ये लोग हैवानों से कम नहीं थे, जो खुद अपनों की ही जान ले सकते हैं। वो कुछ भी कर गुजर सकते हैं। इन लोगों ने पहले ही देख लिया था कि ज़ॉम्बीज उस जवान पति के पीछे बेसमेंट की पार्किंग में जा चुके हैं। इसलिए ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही उन्होंने बेसमेंट में जाने वाला रास्ता तुरंत बंद कर दिया और बिल्डिंग के मेन गेट से ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने नीचे आते वक्त उस बेचारी पत्नी को भी दूसरी तरफ से बाहर फेंक दिया था, ताकि सारे ज़ॉम्बीज उस पर झपट पड़े। लेकिन अफसोस, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हीं में से एक शख्स पहले ही इन्फेक्ट हो चुका था। लगता है ज़ॉम्बीज को मारते वक्त ज़ॉम्बीज का जहरीला खून उछलकर उसके किसी घाव पर लग गया होगा, या किसी और रास्ते से वायरस उसके शरीर में घुस गया होगा, जिसकी वजह से वो इतनी तेजी से इन्फेक्ट हो गया। उस वक्त डोंग परिवार ने बिल्डिंग का दरवाजा खोला ही था और चुपचाप बाहर निकल ही रहे थे कि पीछे वाला वो इन्फेक्टेड आदमी पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी बन चुका था और उसने पलक झपकते ही अपने आगे वाले आदमी पर छलांग लगा दी। जमीन पर गिरते ही उसने जो दर्दनाक चीख मारी, उससे आसपास के सारे ज़ॉम्बीज उनका शिकार करने दौड़ पड़े। जो डोंग परिवार कुछ देर पहले तक खुशी से उछल रहा था, अचानक हुए इस हमले से उनके पसीने छूट गए। बाहर दोबारा इकट्ठा होते ज़ॉम्बीज की भीड़ को देखकर उनकी हिम्मत जवाब देने लगी, क्या हम सच में यहाँ से जिंदा भाग पाएंगे? इस नाजुक वक्त में एक बार फिर डोंग शानलियांग आगे आया और बस 2 लाठियां मारकर उसने अपने ही परिवार के उस ज़ॉम्बी को ढेर कर दिया। फिर उसने सबका हौसला बढ़ाते हुए कहा, अब घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। अगर हम वापस मुड़े तो भूखे मर जाएंगे। इससे बेहतर है कि एक आखिरी दांव खेलें और बाहर निकलकर राशन ढूंढें। तभी हम जिंदा बच सकते हैं। हम इतने सारे लोग हैं, डरने की क्या बात है? सीधे मारो सालों को। डोंग शानलियांग के ऐसे भड़काऊ भाषण के बाद डोंग परिवार में फिर से लड़ने का जोश भर गया। बिल्कुल सही, हम लोग ज्यादा हैं, कौन किससे डरता है? हमला करो, एक गाड़ी छीनो और बाहर निकलो। डोंग शानलियांग की इस तेज दहाड़ के साथ डोंग परिवार का एक आदमी पागलों की तरह आगे की तरफ दौड़ा। शायद सबको पता था कि बचने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन जिंदा रहने के लिए और चारा ही क्या था।
शुरुआत में डोंग परिवार ने लगातार कई ज़ॉम्बियों को मार गिराया, लेकिन अफसोस हमारी सोसाइटी में पहले से ही बहुत सारे ज़ॉम्बी थे। और ऊपर से मैंने दूर से जो म्यूजिक बजाया और लाइटें चमकाई, उसने और भी ज्यादा ज़ॉम्बियों को अपनी तरफ खींच लिया। धीरे धीरे भूख की वजह से डोंग परिवार के लोगों के हथियार चलाने की ताकत कम होने लगी। 1, 2, 3 देखते ही देखते वो सब ज़ॉम्बियों का शिकार होकर जमीन पर गिरने लगे और फिर वो भी ज़ॉम्बी बन गए। मैं कैमरों में लगातार डोंग शानलियांग पर नजर रखे हुए था। उसने शुरू में सबको बाहर निकलने के लिए भड़काया, लेकिन खुद छुपते छुपाते सबसे पीछे चला गया। और जब ज़ॉम्बियों ने उन्हें घेर लिया तो वो चुपचाप सबसे पीछे जाकर छुप गया। अगर डोंग परिवार बाहर निकलने में कामयाब हो जाता तो वो भी उनके पीछे पीछे निकल जाता, और अगर डोंग परिवार को ज़ॉम्बी मार देते तो वो वहाँ से आसानी से भाग सकता था। सच में बहुत ही बेरहम आदमी है जो अपने ही परिवार वालों को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर सकता है। तभी तो पिछले जन्म में उसने मेरे साथ इतनी दरिंदगी की थी। ऐसे इंसान को तो मर ही जाना चाहिए। जब उसने देखा कि सब एक एक करके जमीन पर तड़प रहे हैं और आखिर में ज़ॉम्बी बन गए हैं, तो डोंग शानलियांग चीखते हुए सीढ़ियों से ऊपर भाग गया। अपनी सारी बड़ी बड़ी बातें वहीं भूल गया। वो मेरे घर नहीं गया, बल्कि अपने ही घर में जाकर छुप गया। जब उसने दरवाजा खोला और बंद किया तो उस पल मैंने देखा कि उसके घर में अभी भी बहुत सारा खाने का सामान भरा पड़ा था। ये बुढ़ी लोमड़ी, मुझे लगता है कि उसे शुरू से ही डर था कि कहीं उसके घर का राशन किसी को दिख न जाए, इसीलिए उसने बहाना बनाया और डोंग परिवार के बाकी लोगों के साथ छुप गया। और जब वो लोग नीचे उतरे तो उसे पता था कि उसके पास अभी भी एक आखिरी चाल बाकी है, इसीलिए वो सबसे पीछे चल रहा था। वाह, क्या कमाल की चाल चली है। लेकिन डोंग शानलियांग, क्या उसे सच में लगता है कि घर में छुपकर वो बच जाएगा? मैंने सोसाइटी का ग्रुप खोला। मैंने ग्रुप में एक मैसेज भेजा, सुना है कि बिल्डिंग 23 के फ्लैट नंबर 602 में बहुत सारा राशन रखा है, क्या थोड़ा सा मुझे भी मिल सकता है? मैसेज भेजने के तुरंत बाद मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया और फिर से आराम से अपना खाना खाने और कैमरे चेक करने का मजा लेने लगा। रात को सोने से पहले मैंने फोन खोला तो देखा कि ग्रुप में तो हंगामा ही मच गया था। कई लोगों ने डोंग शानलियांग को टैग किया था और उससे थोड़ी मदद की भीख मांग रहे थे, लेकिन डोंग शानलियांग साफ मुकर गया और उल्टा कहने लगा कि मेरे घर में राशन भरा हुआ है। ये देखकर मैंने सीधा वो कैमरे की रिकॉर्डिंग ही ग्रुप में डाल दी, जो डोंग शानलियांग को बर्बाद करने के लिए काफी थी। उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे वो अपने परिवार को मरने के लिए छोड़कर डरपोक की तरह भागकर वापस आ रहा है। और जैसे ही उसने अपना दरवाजा खोला, चावल और राशन की बड़ी बड़ी बोरियां सबकी आंखों के सामने आ गई। लोग इतने दिनों से अपने घरों में बंद थे, जो कुछ खाने लायक था सब खा चुके थे, बस सोफे को फाड़ना ही बाकी रह गया था और पेट भरने के लिए उसके लेदर को उबालकर खाना बाकी था। लोगों के दिलों से ज़ॉम्बियों का डर निकालने के लिए मैंने जानबूझकर वो वीडियो भी डाल दिया जिसमें डोंग परिवार ज़ॉम्बियों को आसानी से मार रहा था। भूख से पागल हो चुके लोगों ने जब देखा कि ज़ॉम्बियों को मारना इतना भी मुश्किल नहीं है और ऊपर से डोंग शानलियांग के पास इतना सारा राशन रखा है, तो भला कोई खुद को कैसे रोक पाता? हालांकि अभी ग्रुप में कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन मुझे पता था कि रात होते होते लोगों के सब्र का बांध टूट जाएगा। ये अंधेरी रात अपना काम करने के लिए बिल्कुल सही मौका था। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिंदा बचने का मौका देने के लिए आज रात मैंने जानबूझकर लाइटें और आवाज सब कुछ बंद कर दिया, ताकि सोसाइटी के ज़ॉम्बी नीचे ऐसे ही इकट्ठा नहीं होते और न ही वे जानबूझकर नीचे से सीढ़ियों की तरफ आते। रात के घुप अंधेरे में मैंने साफ देखा कि कुछ परछाइयां सोसाइटी के पेड़ों के बीच से चुपके से निकल रही थीं। लोग आ गए और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने आपस में कोई डील पक्की कर ली हो। उन्होंने पलक झपकते ही बिल्डिंग के मेन गेट पर मंडरा रहे उन चंद ज़ॉम्बियों का काम तमाम कर दिया और फिर गेट के अंदर घुसते ही तुरंत अंदर से ताला मार दिया ताकि पीछे से कोई ज़ॉम्बी अंदर न घुस पाए। सीसीटीवी में उनकी ये चोरों जैसी हरकतें देखकर मुझे भी मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। यार, ये कैसा वक्त आ गया है, सीधे सीधे धावा क्यों नहीं बोल देते? ये सब नौटंकी करने की क्या जरूरत है? खैर, थोड़ी ही देर में वो डोंग शानलियांग के दरवाजे तक पहुंच गए। उनमें से एक को देखकर लग रहा था कि वो ताला तोड़ने में उस्ताद है। उसने अपनी जेब से लोहे का एक तार निकाला और ताले से छेड़छाड़ शुरू कर दी। लेकिन अफसोस, हमारा डोंग शानलियांग ऐसे ही बिना किसी तैयारी के थोड़ी बैठा होगा। मेरे वीडियो भेजने के बाद ही उसने न सिर्फ अपने दरवाजे को मजबूत करके अंदर से डबल लॉक कर लिया था, बल्कि भारी सामान रखकर दरवाजे को ब्लॉक भी कर दिया था। इस वक्त दरवाजा खुलने की आहट सुनकर उसकी तो जान ही सूख गई थी।
वो अच्छी तरह जानता था कि अगर एक बार दरवाजा टूट गया तो उसका बचना नामुमकिन है। भले ही ये लोग उसे जान से न मारे, फिर भी ज़ॉम्बी बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता। अरे भाइयों, मेरे घर में सच में ज्यादा खाना नहीं है यार, प्लीज मुझे बख्श दो। डोंग शानलियांग ने फिर से अपनी नौटंकी चालू कर दी। वो एक तरफ बातों में उलझाकर वक्त काट रहा था और दूसरी तरफ अपनी टॉर्च से नीचे वाले ज़ॉम्बियों को उकसा रहा था ताकि वो अंदर घुस आए और उसकी जान बच जाए। अंदर से आती आवाज सुनकर बाहर खड़े वो लोग पल भर के लिए चौंक गए। फिर उनके लीडर जैसे दिखने वाले आदमी ने कहा, देख भाई, हमें बस थोड़ा सा खाना चाहिए। हमारा और कोई इरादा नहीं है, बस तू हमें थोड़ा बहुत राशन दे दे, हम अभी के अभी यहाँ से चले जाएंगे। अरे बड़े भाइयों, मेरे घर में सच में खाने को कुछ नहीं है यार, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। जब उनके बीच ये सब ड्रामा चल ही रहा था, मैंने बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल किया और डोंग शानलियांग की उस टॉर्च वाली हरकत को रिकॉर्ड कर लिया जिससे वो ज़ॉम्बियों को बुला रहा था, और उसे सीधा सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। जब दरवाजे के बाहर खड़े उन लोगों ने वो वीडियो देखा तो उनका खून खौल उठा। साले, हम यहाँ आराम से तुझसे बात कर रहे हैं और तू हमारी ही पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश कर रहा है। अब तो कोई बात नहीं होगी, भाड़ में जा तू। उन लोगों ने आपस में कुछ फुसफुसाया और फिर पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने में लग गए। उन्हें अब इस बात का कोई डर नहीं था कि ज़ॉम्बी आ जाएंगे। वैसे भी रात के सन्नाटे में आवाज बहुत दूर तक गूंजती है। उन्होंने अपने औजार निकाले और कुछ ही देर में पूरा का पूरा दरवाजा ही उखाड़ फेंका। अब दरवाजे की कोई रुकावट नहीं थी। हालांकि डोंग शानलियांग ने सामान रखकर रास्ता ब्लॉक किया हुआ था, लेकिन उन लोगों ने अपना काम बांट रखा था। उन्होंने फटाफट सारा सामान हटाकर सीढ़ियों में फेंक दिया और अब कमरे के अंदर डोंग शानलियांग बिल्कुल अकेला रह गया था, जो डर के मारे हॉल में बुरी तरह कांप रहा था। वो लीडर, उस ताला तोड़ने वाले, एक बॉडी बिल्डर और एक दुबले पतले लंबे आदमी के साथ कमरे में घुस गया। अंदर का नजारा देखकर तो जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। वहाँ मांस, सब्जियाँ, जरूरत की हर चीज भरी पड़ी थी। उनकी आंखें लालच से चमक उठी जैसे ही वो लोग सामान समेटने के लिए आगे बढ़े। डोंग शानलियांग दौड़ता हुआ आया और लीडर के पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन लीडर ने उसे एक जोरदार लात मारी और वो जमीन पर गिर पड़ा। हरामखोर, तेरे घर में इतना सारा राशन भरा पड़ा है और तू हमें थोड़ा सा भी देने को तैयार नहीं था। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा, इतना सारा खाना है तेरे पास, तू अकेला तो वैसे भी नहीं खा पाएगा। ला, हम भाई लोग तेरा थोड़ा बोझ हल्का कर देते हैं। ये सब बोलते बोलते उनके हाथों ने राशन को अपने बैग में ठूसना जारी रखा और उनकी स्पीड जरा भी कम नहीं हुई। लेकिन डोंग शानलियांग कोई आम आदमी थोड़ी था, वो भी किसी से कम नहीं था। लात खाकर गिरने के बाद वो एकदम चुपचाप लेटा रहा और जैसे ही उन लोगों ने सारा सामान समेटा और थोड़े बेफिक्र हुए, उसने अचानक सबकी नजर बचाकर एक हथियार निकाला और सीधा उस हट्टे कट्टे आदमी के पेट में घोंप दिया। वो हट्टा कट्टा आदमी दर्द से बुरी तरह चीख पड़ा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। जब तक बाकी लोगों को कुछ समझ आता, वो तुरंत डोंग शानलियांग पर टूट पड़े और उसे लात घूंसों से पीटने लगे, यहाँ तक कि वो दोबारा कोई पागलपन न करे। इसलिए उनके लीडर ने डोंग शानलियांग को कसकर बांध दिया। जब वो सब वहाँ से निकलने ही वाले थे, तभी उनकी नजर एक बंद दरवाजे पर पड़ी। डोंग शानलियांग का एक कमरा अंदर से लॉक था और अंदर से किसी के चलने फिरने की आवाजें भी आ रही थी, बस साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा था कि कौन है। लीडर और बाकी लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर ताला तोड़ने वाले को उस दरवाजे को खोलने के लिए कहा। जैसे जैसे ताले से खट खट की आवाज आने लगी, ऐसा लगा जैसे अंदर जो भी था वो बहुत बेचैन होने लगा था और आखिर में खटाक की आवाज हुई। ताला तोड़ने वाले ने अपना काम कर दिया था, दरवाजा खुल चुका था। वो पीछे मुड़कर कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसे लगा जैसे पीछे से किसी साई ने उसे कसकर पकड़ लिया है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक जोरदार धक्के ने उसे जमीन पर पटक दिया। वो ताला तोड़ने वाला कुछ गाली देने के लिए मुंह खोलता ही कि उसकी गर्दन में भयानक दर्द हुआ। उसने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया और उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे सब कुछ खून जैसा लाल होने लगा। आखिर में उसके शरीर में तेज झटके लगने लगे और फिर वो धीरे धीरे खड़ा हो गया। ये देखकर लीडर और वो दुबला पतला आदमी अब जाकर सदमे से बाहर आए। जब तक वो ज़ॉम्बी ताला तोड़ने वाले को नोच रहा था, उन दोनों ने डंडों से वार करके दोनों ज़ॉम्बीज का काम तमाम कर दिया। पर इससे पहले कि वो चैन की सांस ले पाते, कमरे से एक छोटा ज़ॉम्बी उछलकर बाहर आया और सीधा उस दुबले पतले आदमी के हाथ को अपने दांतों से जकड़ लिया।
पलक झपकते ही लीडर ने एक जोरदार लात मारी और उस छोटे ज़ॉम्बी को जमीन पर गिरा दिया। उसके बाद वो दोनों उस पर टूट पड़े। कैमरे में ये सब देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। बाप रे, यहाँ तो हर पल कुछ नया बवाल हो रहा था और मैंने उन दोनों ज़ॉम्बीज़ को भी पहचान लिया था। एक दोंग शानलियांग की बीवी थी और दूसरा उसका बच्चा। ये सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे पता था कि दोंग शानलियांग के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन वो इतना गिर चुका होगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। कहते हैं ना, जानवर भी अपने बच्चों को नहीं खाता। उसका अपना खून, उसका बच्चा ज़ॉम्बी बन गया और उसके चेहरे पर मुझे दुख की एक छोटी सी लकीर तक नहीं दिखी। जब मैं इस सदमे से बाहर आया और कैमरे में दोंग शानलियांग को ढूंढा तो मेरे होश उड़ गए। दोंग शानलियांग वहाँ था ही नहीं, वो गायब हो चुका था। मैंने जल्दी से सीढ़ियों वाला कैमरा चालू किया, तब जाकर देखा कि दोंग शानलियांग लड़खड़ाते हुए नीचे की तरफ जा रहा था। इस बीच उन लोगों को भी समझ आ गया कि दोंग शानलियांग भाग गया है। बिना कुछ और सोचे उन्होंने उस हटे कट्टे आदमी की चीखों को पूरी तरह से अनसुना कर दिया और सारा राशन पीठ पर लादकर वहां से भाग निकले। और जब तक वो लोग सीढ़ियों से नीचे उतरते, दोंग शानलियांग बिल्डिंग के मेन गेट तक पहुंच चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी ताकत खत्म हो चुकी हो। वो वहीं जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा और फिर उसने अपने हाथ की टॉर्च जलाई और दूर अंधेरे में रोशनी करने लगा। ये देखकर मैं उसका पूरा खेल समझ गया था। शायद उसे पता चल गया था कि अब वो बच नहीं पाएगा, इसलिए मरने से पहले वो बाकियों को भी अपने साथ नरक ले जाना चाहता था। अगर तेरी यही आखिरी इच्छा है तो ले, मैं तेरी ये मुराद पूरी कर देता हूँ। ये सोचकर मैंने अपना फोन उठाया और अपने फोन से ही रिमोट कंट्रोल के जरिए बिल्डिंग की सारी लाइटें चालू कर दी। मैंने स्क्रीन से नजरें हटा ली थी, लेकिन उन ज़ॉम्बीज़ की खौफनाक गुर्राहट और उन आदमियों की दर्दनाक चीखें मेरे ईयरफोन से सीधे मेरे कानों में गूंज रही थी। उनका वो खौफ सुनकर मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। ये उस इंतकाम के पूरे होने की खुशी थी जिसकी आग मेरे अंदर कब से जल रही थी, और ये मेरा खुद का लिया हुआ बदला था। मेरे पिछले जन्म में मुझे और मेरे माँ बाप को मारने वाले वो दरिंदे आखिर आज अपने अंजाम तक पहुँच ही गए थे। 3 साल बाद ज़ॉम्बीज़ के शरीर पूरी तरह से सड़ चुके थे। बाहर भटकने वाले वो मुर्दे अब चलने फिरने लायक भी नहीं बचे थे, और मैं अपने माँ बाप के साथ रेस्क्यू टीम की मदद से सुरक्षित अपने घर वापस लौट आया था, क्योंकि बाद में सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क ठप हो गए थे। मुझे नहीं पता कि बाहर क्या हालात हैं, लेकिन शुक्र है कि हमारा देश अभी भी सलामत है। जब तक हमारा देश सलामत है तब तक हमारी उम्मीद भी जिंदा है। ना जाने किन किन कोनों से बाहर आते हुए उन गिने चुने लोगों को देखकर हमने एक दूसरे को देखा और बस मुस्कुरा दिए। इस तबाही में जिंदा बचना सच में कोई आसान काम नहीं है, पर शुक्र है कि हम सब जिंदा बच गए, क्योंकि जब तक जान है